हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएचडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थलों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रामसर कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू दी, यानी रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। और हमारे ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और डी ऑप्शन है द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सही ऑप्शन है द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण और सतत रूप से उनका उपयोग। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, द प्लेस रामसर ऑफ रामसर कन्वेंशन इज सिचुएटेड इन, यानी यह स्थान कहाँ पर स्थित है। और इसमें ऑप्शन थे फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान या फिर रसिया। और यहाँ पर सही आंसर था ईरान। तो जो रामसर स्थल है वो ईरान का एक शहर है, जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी और उसी के आधार पर इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बिंदुओं को हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक चर्चा में क्यों आया। तो जनवरी 2020 में पर्यावरण मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि रामसर सचिवालय द्वारा भारत के 10 स्थलों को इस सूची में शामिल कर लिया गया है और इससे भारत में अब इन स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है 37। और वर्ष 1981 से लेकर अब तक, यानी मई 2020 तक, इसमें 37 स्थलों को शामिल किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या होते हैं। तो जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है, या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को, जहाँ पर जल हो प्लस मृदा हो और जहाँ पर स्थायी या अस्थायी रूप से कुछ मीटर तक जल भरा रहता हो। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या भारत में काफ़ी ज़्यादा है, किंतु उन आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से केवल 37 को ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यह आर्द्रभूमि क्षेत्र जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है और इन स्थलों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहले हैं सागर तटीय आर्द्रभूमि क्षेत्र और दूसरा है अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र। जिनसे भारत की एक लंबी तटरेखा है और भारत के केरल राज्य में जो अष्टमुडी या वेम्बनाड झील है, तो वह क्षेत्र सागर तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सागर के साथ मिलता है। जबकि आप दूसरे प्रकार में देखें अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत जैसे बूलर झील या रेणुका झील, यानी जो क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थित होते हैं, उन्हें अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। अब इनके महत्व की बात करें तो वेटलैंड्स भोजन, जल, फाइबर, भूजल रिचार्जिंग, यानी जल को सोखने का कार्य भी करते हैं, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन और पारिस्थितिक तंत्रों के लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। तो इन सब कारणों से इन क्षेत्रों का काफ़ी महत्व होता है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकारों द्वारा इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और अब तक जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है वो प्रयास है रामसर कन्वेंशन। तो इन स्थलों के महत्व को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के नेतृत्व में ईरान के रामसर शहर में एक संधि हस्ताक्षरित की गई और उस संधि को ही रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई और भारत इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार कोऑपरेशन कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हमें कौन कौन सी योजनाओं या किस प्रकार की रणनीति को लागू करना चाहिए,
जिससे कि इन क्षेत्रों का संरक्षण हो सके और इनका जो जैव विविधता संबंधी मूल्य है या आर्थिक महत्व है वो किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सके। यानी इनका उपयोग और संरक्षण दोनों के मध्य संतुलन के लिए यह संधि एक फ्रेमवर्क या ढांचा उपलब्ध कराती है। अब इस कन्वेंशन के उद्देश्यों की बात करें तो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा वेटलैंड को संरक्षण एवं उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची बनाना और वेटलैंड्स को बनाए रखने के लिए सहयोग करना। इसके लिए इसमें कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब हम रामसर स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इनकी कुल संख्या लगभग वैश्विक स्तर पर 2300 है और प्रथम रामसर स्थल था ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप। सबसे बड़े स्थल की बात करें तो एग्री तुम्बा मैंडोग जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक अफ्रीकी कंट्री है। अब सबसे अधिक स्थल हैं यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में और इनकी संख्या 175 और सर्वाधिक क्षेत्र है बोलिविया के अंतर्गत जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। तो वर्तमान में 171 देशों में इन वेटलैंड्स की संख्या लगभग 2300 हो गई है और इसके अंतर्गत 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र शामिल हैं। और रामसर स्थलों को यदि आप मैप पर देखें तो यूरोप में काफ़ी सारे स्थल इसमें शामिल हैं और भारत में इन स्थलों की संख्या हो गई है 37। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है इसके सदस्य देशों द्वारा प्रति 3 वर्ष में एक मीटिंग की जाती है जिसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज या कॉप के नाम से जाना जाता है। तो यह इस कन्वेंशन का नीति निर्माण करने वाला सर्वोच्च अंग है और अब तक इसकी 13 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। तो इस प्रकार की पहली बैठक का आयोजन 1982 में हुआ था। 2015 में यह बैठक जो 12वीं क्रम की बैठक थी उरुग्वे में आयोजित की गई थी और वर्ष 2018 में यानी जो सबसे लेटेस्ट बैठक है वो बैठक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी और यह इस प्रकार की 13वीं बैठक थी और अगली बैठक होगी 2021 में। अब इसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 फरवरी को एक दिवस का आयोजन किया जाता है जिसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के नाम से जाना जाता है और इस दिवस का पहली बार आयोजन 2 फरवरी 1997 को यानी इस कन्वेंशन के 16वें वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में किया गया था। अब 2020 की बात करें तो 2020 में भी इस दिवस का आयोजन किया गया और 2020 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसका आयोजन आर्द्रभूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक सूची तैयार की जाती है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन की कॉप 4 में वर्ष 1990 में अपनाया गया था। तो यह एक सूची होती है जिसमें उन स्थलों को रखा जाता है जिनमें बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ हो। तो इस प्रकार के स्थल मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल होते हैं जिनका पारिस्थितिक चरित्र काफ़ी बड़े स्तर तक परिवर्तित हो गया हो या फिर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण इनके पारिस्थितिक स्वरूप या चरित्र में परिवर्तन होने की संभावना हो। तो या तो परिवर्तन हो गया हो या फिर परिवर्तन होने की संभावना हो। तो दोनों ही आधारों पर किसी रामसर स्थल को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया जा सकता है। और भारत में बात करें तो भारत के अभी 2 स्थल इसमें शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और लोकटक झील जो मणिपुर राज्य में स्थित है। पहले चिल्का झील भी इसमें शामिल थी लेकिन चिल्का झील को अब इससे बाहर कर दिया गया है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का संबंध भी रामसर स्थल से है। अब भारत में रामसर स्थलों को देखें तो भारत 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। तो कुल संख्या है 37। प्रथम स्थल जो इसमें शामिल हुए थे वो थे चिल्का झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क वर्ष 1981 में। नवीनतम स्थल की बात करें तो 10 स्थलों को इसमें अभी हाल ही में जोड़ा गया है। सबसे बड़ा स्थल है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है और सबसे छोटा है रेणुका आर्द्रभूमि। अब भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति की बात करें तो भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्र ठंडे और शुष्क मरुस्थलीय इलाकों से लेकर मध्य भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वालों इलाकों तक विस्तृत हैं या फैले हुए हैं।
यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात राज्य तक, यानी सभी राज्यों में आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित हैं। यानी भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो भारत के लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। अब भारत के स्तर पर देखें तो भारत सरकार ने भी इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई और इसके अंतर्गत लगभग 115 वेटलैंड्स को चिन्हित किया गया है, जिनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु कार्य भी किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास था आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली 2017। इससे पहले यह नियमावली वर्ष 2010 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे वर्ष 2017 में कुछ नवीन संशोधनों के साथ लागू किया गया है। और इस नियमावली को तैयार करने में रामसर कन्वेंशन के सिद्धांतों का पालन किया गया है। यानी वर्ष 1971 में जो कन्वेंशन हमने हस्ताक्षरित किया था, उसके सिद्धांतों को राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार लागू किया जाए, इसके लिए एक नियमावली तैयार की गई थी वर्ष 2010 में, जिसको संशोधित किया गया है 2017 में। और इस नियमावली के आधार पर ही जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उनको प्रबंधित या विनियमित किया जाता है। यानी वहाँ पर किस प्रकार के कार्य होंगे, नहीं होंगे, इन सब का निर्धारण इसी नियमावली में किया गया है। अब फ्रेंड्स, इन सभी तथ्यों के बाद हम भारत में जो रामसर स्थल हैं उनकी सूची को एक बार देखते हैं। तो रामसर स्थलों की सूची में चिल्का लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, इन दोनों स्थलों को 1981 में जोड़ा गया था और चिल्का लेक का संबंध है उड़ीसा से और केवलादेव घाना नेशनल पार्क का संबंध है राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, बूलर झील जम्मू कश्मीर, हरीके झील पंजाब और इन 4 स्थलों को जोड़ा गया था 1990 में। इसके बाद कांली झील पंजाब, रोपड़ झील पंजाब, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु, पोंगडेम हिमाचल प्रदेश, सस्थनकोट्टा झील केरला, बेम्बनाथ कोल वेटलैंड केरला, अष्टमुडी वेटलैंड्स केरला। इसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, भुज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, दीपुर बील असम, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल और तिसु मरारी लेक जम्मू कश्मीर। इन सभी स्थलों को वर्ष 2002 में इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हम सूची पर आगे बढ़ते हैं और अगले स्थलों को देखते हैं। तो चंद्रताल वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश, होकेरा वेटलैंड्स जम्मू एंड कश्मीर, सुरिनसार मानसार लेक जम्मू एंड कश्मीर, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा से और अपर गंगा रिवर जो कि ब्रिज घाट से नरोरा तक विस्तृत है उत्तर प्रदेश। इन सभी स्थलों को वर्ष 2005 में इस सूची में शामिल किया गया था। 26वें स्थल के रूप में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो गुजरात राज्य से संबंधित है और इसे वर्ष 2012 में इस सूची में जोड़ा गया था। और इसके बाद 27वें स्थल के रूप में सुंदरवन वेटलैंड्स जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और इस सूची में शामिल होने वाला सबसे बड़ा स्थल भी है। इसे वर्ष 2019 में इस सूची में शामिल किया गया था। अब फ्रेंड्स, इस सूची के बाद हम उन स्थलों को देखते हैं जो हाल ही में या जनवरी 2020 में इस सूची में शामिल हुए हैं। तो इसमें 3 राज्यों से 10 स्थलों को शामिल किया गया है। 6 स्थल हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, जबकि 3 स्थल हैं पंजाब से और 1 स्थान है महाराष्ट्र से। तो इसमें पहला है नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल वेटलैंड्स, ये तीनों स्थल पंजाब राज्य से संबंधित हैं। इसके बाद नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी और सरसाई नाबर, इन सभी स्थलों का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यानी वर्तमान में इन स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई है 37। तो नई साइटों में 10 साइटें शामिल हैं। तो इन 10 साइटों को आपको मुख्य रूप से याद रखना है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इन स्थलों को यदि हम वर्ष अनुसार देखें तो 1981 में 2 स्थलों को, 1990 में 4 स्थलों को, वर्ष 2002 में 13 स्थलों को, 2005 में 6 स्थलों को, 2012 में 1 स्थल
और 2019 में भी एक स्थल को शामिल किया गया था और 2020 में शामिल किया गया है 10 स्थलों को और मई 2020 तक यानी वर्तमान तक इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 37। इस सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल था केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील, जिन्हें 1981 में इस सूची में जोड़ा गया था। जबकि नवीनतम आर्द्रभूमि क्षेत्रों की बात करें तो 3 राज्यों से 10 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य से शामिल किए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इन स्थलों को यदि राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य से संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक साइट्स शामिल हैं, जिसमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, सैंडी और सरसाई नाबर, इन 7 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां पर सबसे अधिक रामसर साइट हैं और इस राज्य से 6 स्थलों को इस सूची में स्थान दिया गया है, जिसमें पहला है हरी की भूमि, दूसरा है कंजली आर्द्रभूमि, रोपण, केशोपुर मियाँ, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल, और इन 3 स्थलों को 2020 में ही इस सूची में शामिल किया गया है। तीसरे स्थान पर है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों क्षेत्रों को हम कॉमनली देखेंगे, हालांकि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से बूलर झील, होक्सार आर्द्रभूमि और सुरिंदर मंसार झील, ये 3 स्थल शामिल हैं, जबकि लद्दाख क्षेत्र से तिसु मरारी झील को आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य से चंद्रताल, पोंगवान झील और रेणुका आर्द्रभूमि झील शामिल हैं, जबकि केरल से अष्टमुडी, सस्तमकोट्टा और बेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र इस सूची में स्थान पाने वाले स्थल हैं। अब राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भारत के वो राज्य हैं जहां से 2-2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान से सांबर झील और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, उड़ीसा से भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील, और पश्चिम बंगाल से पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो कि 2019 में ही शामिल किया गया था। इसके बाद इस सूची में भारत के वो राज्य हैं जिनसे केवल एक ही स्थल को रामसर सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश से भोजताल आर्द्रभूमि, गुजरात से नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र से नंदूर मधमहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, और यह महाराष्ट्र राज्य का पहला स्थल है जिसे 2020 में ही शामिल किया गया है। असम से दीपोर बील, मणिपुर से लोकटक झील और त्रिपुरा से रुद्रसागर। तो दीपोर बील, लोकटक और रुद्रसागर, ये 3 वो स्थान हैं जो उत्तर पूर्वी भारत से इस सूची में शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश से कोल्लूरू झील, जो कि बॉर्डर पर स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, और तमिलनाडु राज्य से पॉइंट कैलीमर। तो इन सभी राज्यों से केवल एक ही स्थल है जो इस सूची में शामिल है।